आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कितना सख्त हो फैसला, आखिर कौन से नियम इतने सख्त किए जाएं ताकि लोग सुधर पाएं, लोगों के अंदर एक जागरूकता का भाव सामने आ पाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि लॉकडाउन से अच्छा यह हो कि लोग खुद पर एक सख्ती बरत लें, अपने लिए कुछ नियम बना लें और जो गाइडलाइंस की बात कही जा रही है उसे ही अपना लें, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही सख्ती करनी पड़े। क्या सख्ती हो सकती है, सरकार क्या फैसला लेगी? आज शाम 4 बजे बैठक है और उसके बाद से ये सारी चीजें शाम 6 बजे के बाद क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। शाम 6 बजे से बैठक होगी और क्राइसिस मैनेजमेंट की ये बैठक है और कुल मिलाकर अगर आप कहें तो इसमें सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा, जिलावार फीडबैक लिया जाएगा और मुख्यमंत्री इस किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें आगे करना क्या है। हेडलाइंस में आपने सुना होगा, उस बाइट को हमने प्रमुखता से दिखाया जिसमें नीतीश कुमार ने कहा इस पर हम ऐलान करेंगे, कल ऐलान करेंगे, आज बैठक करेंगे, मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि हम आर्थिक ऋण को मजबूत रखना है हमें और उसे ब्रेक नहीं होने देना है। लोगों का रोजी रोजगार भी चलता रहे और हमारा काम भी होता रहे। हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। सुहेली मेहता जी प्रवक्ता जेडीयू से, अरविंद सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर प्रभात रंजन है कोविड एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, एजाज अहमद जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। सभी का एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर संजय कुमार आपसे हम बात करेंगे, यह फैसला कितना सख्त हो, क्योंकि अभी तक लोगों की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हम देख पा रहे हैं, उसमें सख्ती, खुद पर सख्ती का भाव तो नहीं झलकता है। क्योंकि जो मास्क की बात हम अगर कर लें या प्रोटोकॉल्स की बात कर लें, वो यहां साफ तौर पर गायब है। खासकर सब्जी मार्केट में तो बिल्कुल उस पर बात ही नहीं कर सकते हैं, जो भीड़ हमें दिखाई देती है। लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे, बताएंगे, अपनी जेब से मास्क निकाल कर देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कल से फिर वही करेंगे जो आज वो कर रहे थे। तो ऐसे में सीएम जब बैठक करेंगे तो इस फैसले को कितना सख्त होना चाहिए, मास्क से लेकर डिस्टेंसिंग के लेवल पर, खुद के बचने और लोगों के बचाने को लेकर? ठीक जी संजय जी। डॉक्टर संजय आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब आप ही को। डॉक्टर संजय तक हमारी आवाज पहुंच रही है? वहाँ आवाज आ रही है? हाँ डॉक्टर संजय आप अपनी बात कह सकते हैं। सवाल आप दोहराएंगे, चूंकि मैं सवाल आपका सुन नहीं पाया। डॉक्टर संजय अगर आवाज स्पष्ट आ रही है तो इस पर आज फैसला होना है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है और सवाल यह है कि कितना सख्त हो यह फैसला, कितना सख्त नियम बनाए जाएं ताकि लोग उससे डरकर ही पालन करना शुरू कर दें। नहीं, देखिए, फैसला तो लेना होगा सरकार को, क्योंकि जिस तरह से ये कंटेजियस वायरस है ये, और इन्फेक्टिविटी रेट जिस तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, ओवर क्राउडेड ये स्टेट है, पॉपुलस स्टेट है, और उस स्थिति में अगर सरकार की सख्ती नहीं होगी, लोग डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि ये एक महाराष्ट्र और जिस तरह से बंगाल अभी प्रभावित है, उससे कहीं ज़्यादा बिहार में केसेस देखने को न मिले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कोमॉर्बिड कंडीशंस में लोग रहते हैं, जिनको पता भी नहीं होगा, और ये जो सिम्टोमेटिक हों या एसिम्टोमेटिक लोग हों, वो उनको इन्फेक्शन दे देंगे। तो वैसी स्थिति में सरकार को सख्त रखना होगा। ठीक है, डीएम साहब ने 10 टीम बनाई है कि वो मास्क चेक करेंगे वैसे क्राउडेड प्लेसेस पर, लेकिन केवल इससे ही काम नहीं चलेगा। कई जगह पर सख्ती करनी होगी, डिस्टेंसिंग को लेकर के, हाइजीन को लेकर के, जो पब्लिक प्लेसेज है जहां पर गैदरिंग होती है उसको लेकर के, अनावश्यक भीड़ भाड़ को लेकर के। तो अगर वो गाइडलाइन देने में सरकार सख्त नहीं होगी, लगेगा नहीं लोगों को कि चूंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर लोग बहुत कैजुअली लेते हैं चीजों को। तो डॉक्टर संजय सवाल ये है कि अगर 2020 अगर याद कीजिएगा तो डंडा भी चल रहा था, उठक बैठक कराई जा रही थी, पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा था, तो क्या ये सख्ती का ये फॉर्मूला उस समय थोड़ा सा कारगर हमें लगा था कि जब पिटाई हो रही थी तो लोगों ने
कहा कि रोड पर नहीं निकलना है, बेवजह तफरी करने के लिए नहीं निकलना है। तो क्या इसे फिर से लागू करना होगा, क्योंकि बिना डंडे से सुनवाई होती यहां नहीं दिख रही है, क्योंकि लोगों को समझाना अब बेकार हो चुका है। निश्चित रूप से इसका प्रयोग करना होगा। जब तक पनिशमेंट का भय उनको नहीं होगा वो नहीं मानेंगे। मैं तो कह रहा हूं ना कि लोग यहाँ हर चीज़ को कैजुअली लेते हैं। अब देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दिसंबर के लास्ट में एक मीटिंग हुई और अभी जो एनएमसीएच जो है वो किस तरह से वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के चिकित्सक किस तरह से प्रभावित हैं, और निर्णय लेना पड़ा कि नहीं हम ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, हम ऑनलाइन पर जाएंगे। तो होता क्या है कि वो सोसाइटी में कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो इंटरेक्ट हो रहा है, और अगर जिस तरह से लोग भीड़भाड़ कर रहे हैं, कौन आदमी एसिम्प्टोमेटिक होते हुए भी ओमिक्रॉन या डेल्टा का जो है कि वायरस को कैरी कर रहा है, ढो रहा है लेकर के, वो उस आदमी को भी नहीं पता है, लेकिन बगल वाले को तो वो बांट रहे हैं, और अगर उनका टेस्टिंग होगा तो वो भी पॉजिटिव आएंगे। इसलिए सरकार को सख्ती ये बरतनी पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़े तो ठीक आप कह रहे हैं कि अगर डंडे के बल पर भी उनको रोकना होगा कि अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो बिना काम के आप सड़कों पर टहल करके भीड़ का हिस्सा मत बनिए। बिल्कुल। अब बात बिना दुखहरण के संपन्न नहीं होने वाली। सुहेली मेहता जी, हमें जरा ये बताइए, नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, और नीतीश कुमार की सभाओं में जो दीदियां वहां पर उपस्थित हुई, जो आई वहां पर एंटीजन टेस्ट हुआ, मतलब सब कुछ जांचा गया, परखा गया, लेकिन पटना में आईएमए की एक बड़ी सभा होती है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। हमें पता नहीं होता कि वहां पर कौन कौन से लोग किस प्रदेश से आए हैं और उनमें क्या सिम्टम्स हैं। दूसरी चीज, अरविंद जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी की भी बैठक होती है, यह पता नहीं होता, क्योंकि हमने कल इस खबर को दिखाया भी कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, तो ये नहीं पता चल पाता। तो क्या सिर्फ मौखिक लोगों को बताने के लिए कि भाई हम ये करना चाहते हैं, और जो आप कर रहे हैं उसमें ही घालमेल है? सुहेली मेहता जी। नहीं, देखिए, कहीं भी घालमेल नहीं है। सरकार शुरू से जागरूकता अभियान चला रही है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है इसमें। आरटीपीसीआर टेस्ट भी हमेशा होता रहा है, कई जहाँ भी भीड़ की जगह हुई है, और उसी क्रम में जनता दरबार भी जहाँ लगा वहाँ भी इसकी टेस्टिंग हुई, जिसमें कि पता चला कि लोग इन्फेक्टेड हैं। स्वाभाविक सी बात है, तीसरी लहर अभी कुछ दिन पहले ही लगा कि स्टार्ट हो गया है, तो उसके बाद से ज़्यादा सख्ती बरतने लगी और अब लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और अभी जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा, उस पर मंथन होगा, और जो भी अनाउंस करना होगा, जिस भी तरह की एहतियात की ज़रूरत होगी, जिस तरह के पाबंदी की ज़रूरत होगी, वो निर्णय लिया जाएगा, जो कि कल। ये नियम कितने कठोर हों, सवाल इस बात को लेकर है सुहेली मेहता जी, क्योंकि जुर्माना है, मास्क नहीं पहनिएगा 50 रुपया लगेगा। क्यों नहीं इसे और थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 500 रुपया लिया जाए, 1000 रुपया लिया जाए, नहीं मानिएगा तो थोड़ा अर्थदंड भी लगे, और जो दुखहरण है उसका इस्तेमाल तो होगा ही। तो सरकार इतनी सख्ती क्यों नहीं कर रही है? भय भी नहीं होत न प्रीति, ये नहीं चलेगा, भय दिखाना होगा। देखिए, व्यक्ति को देखिए, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको कि इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है। जानवर को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर खतरा है, तो जानवर फिर जल्दी उस काम को नहीं करता है, लेकिन हम ही लोग ऐसे प्राणी हैं कि जल्दी किसी कष्ट को भूल जाते हैं। पिछली लहर में जितने लोगों की मृत्यु हुई, लगभग सभी परिवार के कोई ना कोई दूर के रिलेटिव की मृत्यु हुई, कितनी दुखद घटना हुई पिछले लहर में। आपको ऐसा लगता है सुहेली मेहता जी कि जो भूल गए रेशियो है उसे देखते हुए नीतीश कुमार को यात्राएं बंद कर देनी चाहिए, अभी रोक देना चाहिए, अपनी यात्राओं पर विराम लगाना चाहिए, बाद में जो भी डिसीजन लिया जाएगा निश्चित रूप से जो जनता की भलाई, जिसमें बिहार की भलाई, जिसमें सभी के स्वास्थ्य की भलाई, वही निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। बहुत सेंसिटिव आदमी है इस मामले में, सभी चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक अपील है, हाँ, आम लोगों से और खास लोगों से भी अपील है कि अपना ख्याल वो खुद रखें, न कि सरकारी डंडे का इंतजार करें। चलिए, हमारे साथ एजाज अहमद है, प्रवक्ता आरजेडी से, इनसे भी बात करते हैं। एजाज अहमद साहब, कितना सख्त हो ये फैसला, नियम क्या है, सरकार को आप क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि आप जहां पर बैठे हैं वहां से दूर तक आवाज जाती है, हम चाहते हैं कि ये फैसला काफी सख्त हो ताकि लोग माने। देखिए विवेक जी, फैसले का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल को बंद कर दिया जाए, गरीबों की कमाई को बंद कर दिया जाए।
फैसले का मतलब है कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 दिसंबर को ही अपने भाषण में कहा था आईएमए की सभा में कि बिहार में तीसरी लहर आ चुकी है। लेकिन अफसोस की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने मुंह से कहने का काम किया। उसके बाद उन्होंने 3 यात्राएं की, समाज सुधार यात्रा, और समाज सुधार यात्रा के बाद सुपर स्प्रेडर बन चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं। और जिस तरह से आपने देखा होगा आईएमए की सभा में सिर्फ एनएमसीएच के 200 डॉक्टर और बिहार और पटना के मिलाकर के 400 डॉक्टर अफेक्टेड हुए हैं। ये सुपर स्प्रेडर बनाने का काम कौन किए? इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। और सरकार के जो आलमपना है, जिस तरह से वो अपने मुंह दिखाई करने का काम कर रहे हैं हर जगह, और समाज सुधार के नाम पर समाज के लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कहां तक उचित है? सबसे पहले तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सिर्फ जनता पर अर्थदंड लगा देने से या जनता पर सारी सख्ती कर देने से कोई मामले का हल नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब स्वयं मान चुके थे 29 दिसंबर को, तो आपको पता है कि इन 5 दिनों के अंदर में 260% मरीज बढ़े हैं बिहार में। इसके लिए कौन जिम्मेवार माना जाएगा? इसके लिए उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में और पटना में जनता दरबार करने का भी काम किया। इनके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं, बड़े बड़ी सभाएं की जा रही हैं। ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर सरकार के माध्यम से बना जा रहा है। एजाज साहब, आपके खेमे से भी खबर आ रही है कि आपकी भी बस तैयार है, तेजस्वी भी यात्रा करने वाले हैं, तो क्या वो यात्रा रुक जाएगी? मेरी बस तैयार है, लेकिन अभी तक से मैंने घोषणा नहीं किया है। मैंने घोषणा नहीं किया है। हम लोगों को पता था कि ये अपनी सभा का अंत होने से पहले पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से और राजनीतिक आयोजनों को अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए हमारे सभा को रोकने का ये कारण बनाएंगे। इसी बात का और है, इसी तरह का राजनीति दर्द करते इसी रहे बात का है, लेकिन ये कोरोना अपने तो जानता नहीं है ना कार्यक्रमों को इनकी राजनीति आपने को। देखा होगा 2020 में भी इन्होंने अपने कार्यक्रमों को चलाने का काम किया। बिहार की जनता चाहती थी कि चुनाव का समय सीमा बढ़ा दिया जाए, लेकिन इन लोगों को जब रिपोर्ट मिल गया कि चुनाव में हम लोग फीडबैक अच्छा लेकर के आ सकते हैं, तो इन्होंने जबरदस्ती चुनाव कराने का काम किया। और चुनाव में किस तरह से धांधलियां की कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर, ये सबको पता है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, आरजेडी की तरफ से सवाल है कि बीजेपी भी कई कार्यक्रम यही कहेंगे, ये 5 राज्यों के चुनाव को बस चले तो यही कहेंगे कि सरकार ही कोरोना डब्बे में बंद करके लाती है और मेरे समय में उस डब्बे को खोल देती है। जब कोरोना स्प्रेड कर ही रहा है, ये पता है, तो यात्राएं तो सभी बंद हो जानी चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री की हो चाहे फिर नेता प्रतिपक्ष की हो। आप लोगों ने तो शुरू नहीं की है, तो ठीक है, आप तो डेट फ्लेक्सिबल कर सकते हैं ना। आपके लिए तो एक मौका है ना कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो आप अपनी यात्राओं को रोक देंगे, तो अच्छी बात है ना। मौका नहीं है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि बिहार का हित हो, बिहार के गरीबों का हित का ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने क्या पता है, अभी बैठक होने वाली है कुछ देर के बाद। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कुछ देर के बाद बैठक करेंगे, उसमें ये भी हो जाएगा कि आगे यात्राएं बंद हो जाएंगी। छोड़ दें, ठीक है। अरविंद सिंह जी, मेडिकल सिस्टम पूरी तरह अरविंद सिंह जी, कल की तस्वीर बहुत भयावह थी। बीजेपी में पता नहीं कितने लोगों को कोरोना लगाया गया। ठीक है, एजाज अहमद साहब एक मिनट रुकिए। एजाज अहमद साहब, हाँ अरविंद जी देखिए, एक बात एजाज अहमद साहब रुकिए ना, आते हैं ना भाई, एक तरफा इनको छोड़ दीजिए। रुकिए, नहीं अरविंद सिंह जी, हाँ अपना पक्ष रखिए। अरविंद सिंह जी, देखिए एजाज जी ने जो कहा, अभी मैंने पूरी बात सुनी। इन्होंने कहा कि गरीबों का काम चलता रहे। नहीं, इनका सवाल ये नहीं था। सुनिए अरविंद सिंह जी, इनका सवाल है, जब आपको पता है कि कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, तो बीजेपी वालों को दिखाई नहीं दिया क्या? बीजेपी वाले तो वहां पर सभा कर रहे थे। सरकार के माध्यम से सभाएं कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। या तो आप पूछ लीजिए या तो ये पूछ लें। नहीं, एजाज अहमद साहब नहीं पूछे, नहीं एजाज अहमद साहब आप चुप रहिए। हाँ, दुकान का सब बंद कर दिया जाए। नहीं तो आपने तो मीटिंग की ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मीटिंग हुआ उसमें एक जिम्मेवार लोग थे उस मीटिंग में। हाँ, वो मीटिंग में सारे लोग डबल वैक्सीनेशन लिए हुए थे, सारे लोग का सर्टिफिकेट
चेक किया गया था, वहां पर मास्क रखी हुई थी, सैनिटाइजर रखा हुआ था। आपने देखा ना कि जीतन राम मांझी पॉजिटिव हो गए हैं। आपने देखा ना जीतन राम मांझी पॉजिटिव हो गए। लेकिन रविंदर भवन में जिस, सुन लीजिए, ठीक है जीतन राम मांझी हो गए होंगे, जीतन राम मांझी आदर्श नहीं है हमारे, वो भी हमारे आदर्श है। तो कोरोना आदर्श देख के आता है क्या? वाले हैं। और रुक जाइए, पहले सुनिए, बड़ा धैर्य से आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे आपका प्रवचन, अब मेरा प्रवचन सुनिए थोड़ा। हाँ सुनाइए। ना तो राजद को सुनने की प्रवृत्ति कम है, ड्रामा नहीं, ज्यादा आप- करती है। आप लोग जो सुन है लीजिए, अपनी हठधर्मी पहले सुनिए, चलाते पहले हैं। कर बहुत बहुत अपनी हठधर्मी गंभीर चलाते विषय हैं। बोलने दीजिए, गंभीर एजाज- विषय पर बात हो रही है, थोड़ा हाँ, समझिए। एजाज जी, 1 मिनट। हाँ समझ गए ना, नहीं तो चल जाते हैं। चलिए आंदोलन ट्रैक करने। पर आ जाइए अरविंद जी, ट्रैक पर आइए। हाँ देखिए, ट्रैक पर मैं आ गया। ट्रैक ये है कि देखिए, अभी ये तृतीय चरण स्टार्ट हुआ है। अभी सबसे पहला इसमें प्रिकॉशन जरूरी है, हमको खुद सुधरना है। सरकार सुधारेगी इसके भरोसे नहीं रहना है। हर एक जनता को खुद कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। मास्क हमको लगाना है, और हम मास्क नहीं लगा रहे हैं। सरकार काटे फाइन तभी आप लगाएंगे। सरकार फाइन काटे 500 लगा दीजिए या 5000 लगा दीजिए, जो नहीं पहनने वाले हो नहीं पहनेंगे। आपको सजग होना पड़ेगा, आपको कोरोना से डरना होगा, क्योंकि कोरोना में ही जीना है। अब कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। आप वैक्सीनेशन लगाइएगा, सुरक्षा है। आपको मास्क लगाना है, सुरक्षा है। और इसी में अपना जीवन यापन का व्यवस्था भी करते चलना है। यह नहीं कि पूरा देश अब लॉकडाउन में बंद हो जाएगा। इसी में जो है आपको काम करते रहना भी है। इसी में चुनाव भी होगा, इसी में दुकान भी खोलना है, और इसी में व्यवसाय भी करना है, इसी में विकास भी करना है, और इसी में कोरोना गाइडलाइन को पालन करके अपने जीवन की भी रक्षा करना है, और आपको बचना होगा। और इसको आपको अपने जीवन के आदत में डालना होगा। आप सरकार के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे रहिए। सरकार जो है आपको रास्ता दिखाता है, आपकी व्यवस्था बताता है। डॉक्टर खुद संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टर नहीं जानते थे क्या कि कोरोना का वायरस है, और वो IMA का बैठक कर रहे हैं। डॉक्टर ही के भरोसे हम जिंदा हैं, और डॉक्टर ही संक्रमित हो रहे हैं। तो उनको कोई पटाने नहीं गया था पेशेंट, वो भी अनजान में पट गए, वो भी मास्क नहीं लगाए होते। लहर आया है, ये तीसरा लहर है, बगैर बताए हुए आ गया तो जितना हो गया सो हो गया। अब आप सावधान हो जाइए, और अब से सारी काम जो है जिम्मेवारियां पूर्ण करिए, और कोरोना संक्रमितों को से बचिए, और दूसरे को भी बचाइए। और सरकार के भरोसे न रहिए। ये बैठक वाली बात से आपने खुद को बचा लिया है। दर्शन दे रहा है, कोरोना से बचेंगे कितने नेता नहीं मालूम, लेकिन 60+ को बूस्टर डोज दे रहे हैं हम। 60+ को सारे बड़े नेता उस बैठक में मौजूद थे। कभी आपने सोचा है किसी ने मास्क नहीं पहना? कोई जांच हुई थी क्या उस बैठक में? बड़े बड़े नेता भगवान नहीं है, बड़े बड़े नेता भगवान नहीं है। उनको भी पता नहीं था कि कोरोना का तीसरा लहर आ गया है। डॉक्टर को जब पता नहीं है तो नेता को कैसे पता रहेगा? लेकिन हाँ, वो भी अब लेकिन आयोजन करेंगे, भीड़ जुटाएंगे, को बचा रहे हैं, वो भी लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। हम आदर्श हैं, चलिए हमारे साथ लोगों का आदर्श है, तो हम खुद मास्क लगा के चल रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है। हम डॉक्टर प्रभात रंजन कोविड एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर प्रभात रंजन, किस तौर पर, किस तरीके से, क्योंकि जो पॉलिटिकल डिबेट है, ये राम भरोसे ये सब लोग राजद सुनिए, की कहानी काम है। करेंगे। राजद के लोग ये करते हैं कहते ये हैं सब सरकार के ड्रामा। भरोसे नहीं रहे। ये सब ये राम तीन का भरोसे चश्मा पिछली लाके बार भी बिहार को छोड़े थे। विकास करते हैं। लुटेरों का 2020 दल है। में भी छोड़े थे। डॉक्टर प्रभात रंजन, सुनिए इजाज अहमद साहब रुकिए। डॉक्टर प्रभात रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बोलने दीजिए, आप शांत हो जाइए। डॉक्टर प्रभात रंजन, यहाँ पर जो दलीलें दी जा रही हैं, पॉलिटिकल दलीलें अपने अपने तरह से, क्योंकि जो बस सवाल हम पूछेंगे उसके ऊपर एक चादर भी उड़ाया जाएगा, लेकिन उस चादर को खींचने पर जो सच्चाई आती है वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। डॉक्टरों को नहीं मालूम, नेताओं को नहीं मालूम, पॉलिटिकल बड़े नेताओं को नहीं मालूम, पत्रकारों को नहीं मालूम, किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम था कि हमें भीड़ नहीं जुटानी है। यहां पर पहली यहां पर जो खुद पर एक नियंत्रण होना चाहिए वो फेल हुआ, क्योंकि हमें अपना काम करना है, अपने स्वार्थ के लिए काम करना है, और किसे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। देखिए अभी जीतन राम मांझी को हो गया तो हो गया। ऐसी चीजें जब आने लगती हैं तो फिर समाज की बात नहीं होती, फिर एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात होती है, व्यक्ति विशेष की बात होती है। डॉक्टर प्रभात रंजन, जरा हमें समझाने की कोशिश कीजिए, और हम चाहेंगे कि पैनल में जितने भी लोग हैं वो समझें इस बात को कि सिर्फ बहस करना एक विकल्प नहीं हो सकता, अमल करना विकल्प हो सकता है। बताइए डॉक्टर प्रभात। विवेक जी, मैं आप लोगों के साथ लगातार न्यूज़ 18 के साथ कई बार डिस्कशन में आया हूँ एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, और ये सबको पता था कि तीसरी लहर आएगी। ये अनजान बनने वाली बात जो है सो गलत है।
डॉक्टर से लेके सोसाइटी के हर वर्ग को पता है, गवर्नमेंट से लेके सबको। लेकिन इस थर्ड वेव और ओमिक्रॉन के बारे में कुछ बातें जो शुरू में आई उसके कारण से काफ़ी कन्फ्यूजन आप समझ सकते हैं कि मास में भी हो गया, जनता के बीच भी है, और सरकार और गवर्नमेंट में भी चली गई ये बातें कि ये उतना ख़तरनाक नहीं है। जबकि डाटा जो अमेरिका का है, यूरोपियन कंट्री का है, ब्रिटेन का है या साउथ अफ्रीका का है, वो एग्जैक्टली कुछ और बता रहा है। अभी भी हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम बोल रहे थे कि इतना ख़तरनाक नहीं है, ये गलत बात है। साइंटिफिकली ये वायरस फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। इसने ज़्यादा म्यूटेशन किया है, अपने में 32 से ज़्यादा म्यूटेशन एक्यूमुलेट किया है। इसकी क्षमता बढ़ गई है, ये ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्ट कर रहा है, लोगों को रिप्लिकेट कर रहा है। आपको सुबह इन्फेक्शन होता है, शाम में आप सिक हो जाते हैं और नेक्स्ट डे आपके फैमिली के सारे लोग इन्फेक्टेड रहते हैं, सब लोग को सिम्टम आ जाते हैं। जबकि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में ये नेचर नहीं था। दूसरा, लोगों का कहना है या जो न्यूज़ें आई शुरू में मीडिया में कि ये ज़्यादातर माइल्ड सिम्टम्स हैं, ये बात तो फर्स्ट वेव में भी था। लोगों ने इस बात को ध्यान से निकाल दिया है। फर्स्ट वेव में भी 80% हमारे एसिम्टोमेटिक पेशेंट थे, 10 से 12%, 14% लोग माइल्ड सिम्टम वाले या वेरी माइल्ड वाले थे, और 5 से 7-8% सीरियस होते थे जो हॉस्पिटलाइज्ड होते थे। सेम चीज़ें इस वेव में भी हो रही हैं, लोगों को ये समझना चाहिए और अभी ही टाइम है कि उस गंभीरता तो से फिर उस फैसले पर हमें आना होगा डॉक्टर प्रभात कि आखिर कितनी सख्ती बरती जाए। फर्स्ट वेव के समय वाली सख्ती, दूसरे वेव की सख्ती, या फिर अब इस बार जो झेल रहे हैं हम उसमें कितना सख्त हुआ जाए? आप दिल्ली गवर्नमेंट का ही जो डाटा है आपके पास, अभी 4000 के आसपास केसेस आ रही हैं, वहाँ लगभग 500 पेशेंट्स एडमिट हैं, उसमें से लगभग 150 ऑक्सीजन पे हैं, 10 से ज़्यादा पेशेंट वेंट पे हैं। ये नंबर आपका रोज़ बढ़ता जाएगा। तो होगा क्या कि अक्यूमुलेटिव आपके हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना लोड आ जाएगा, ओपीडी में इतनी भीड़ आ जाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन की रेट इतनी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाएगी, वेंट के पेशेंट्स धीरे धीरे बढ़ जाएंगे कि आपकी सारी क्षमता 15 जनवरी से लेके आप। तो डॉक्टर प्रभात, हमें आपसे ये जानना है कि 3 पॉइंट आप बता सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार फैसला लेने के लिए बैठते हैं, मीटिंग होती है, कौन से 3 ऐसे कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? लोगों को मानना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए? 3 ऐसे सख्त कदम क्या हो सकते हैं? देखिए, अभी राइट टाइम है आपके पास राइट टाइम है कि आप अभी सख्ती लगाएं। जब पूरी तरह से फैल जाएगा तब सख्ती लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने यदि लॉकडाउन लगाना है, ऑड इवेंट करना है, वीकेंड आपको कर्फ्यू लगाने हैं, या मास्क मैंडेटरी करना है, दुकानें कम टाइम के लिए खोलना है, आप उसको सेगमेंट वाइज जैसे पहले करते थे कि 10 से 12 ये दुकानें खुलेंगी, 12 से 4 ये दुकानें खुलेंगी, 4 से 6 दुकानें, ये सारे आप इंस्टेंट एक साथ करें, तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि हम और फैलने दें, कुछ दिन के बाद करेंगे, जब केस के नंबर बढ़ेंगे तब आपको लॉकडाउन या कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये टाइम है जहाँ कि आप इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय, हमने देखा था कि जिस तरीके से फर्स्ट वेव में जो ट्रेनें आ रही थी, धीरे धीरे इस पर भी विराम लगा था, और पर्व त्योहारों का मौसम जरूर चल रहा है, लेकिन पूरी सख्ती के साथ ये बढ़िया एक कदम सरकार का रहा कि 1 जनवरी को चिड़ियाघर और ऐसी जगहों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। 2 महीने बाद होली है, और ऐसे में एक चिंता तो बनती है, क्योंकि सेकेंड वेव को हमने देखा होली और होली से इसको स्पीड होते हुए अप्रैल के महीने में। तो ऐसे में अभी फिलहाल क्या लग रहा है, सरकार अगर 2-3 अगर बड़े कदम हम आपसे अगर कहें कि आपको अगर फैसला लेना हो, तो आप कौन से ऐसे फैसले लेंगे? नहीं, सबसे बड़ा फैसला तो इनको लेना होगा कि टेस्टिंग इनको बढ़ाना होगा। ठीक है, IGIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हो गई है, लेकिन कितने लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है? अगर किन्हीं को माइल्ड फीवर आ रहा है, किन्हीं को थोड़ा फैटिग हो रहा है, किन्हीं को थोड़ा हल्का सा सर्दी हो रहा है, वो उसको कोरिलेट कर लेते हैं कि ठंडे का मौसम है, कहीं ना कहीं से कोल्ड एक्सपोजर लगा होगा, या हमको कहीं ना कहीं से ये इन्फ्लुएंजा वायरस का असर होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन लोगों को भी ये सिम्टम आए, सरकार को ये कदम उठानी होगी कि आप उनको कहीं ना कहीं से आप टेस्टिंग पर फिर से एक बार जोर देने की ज़रूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर 10 केसेज भी किसी मोहल्ले से मिल जाए तो उसको रेड जोन में आपको डालना होगा। उनको कहना होगा कि ठीक है, आप क्वारंटाइन में चले जाइए, भले आप घर में ही रहें, लेकिन आप रहिए, सोसाइटी से मिक्सअप नहीं कीजिए।
सरकार को तो कहीं ना कहीं से एक नाइट कर्फ्यू में जाना ही होगा कि रात में अगर कोई वैसी ज़रूरत ना हो तो अनावश्यक आप न टहलेंगे तो आप एक दूसरे को देंगे। एक जो सबसे बड़ी अभी समस्या है कि लोग कहीं ना कहीं से एक जगह बैठ करके अलाव के नज़दीक बैठ जाते हैं, कॉमन जगह पर बैठ जाते हैं। सरकार को वहाँ भी हिदायत देनी होगी कि आप गैदरिंग में न बैठें, आप अलग होकर के बैठे। तो अवेयरनेस का प्रोग्राम, टेस्टिंग इनको बैठाना होगा, इनको कहीं ना कहीं से एक इंफॉर्मेशन लेना होगा कि अगर कुछ केसेज यहाँ बढ़ रहे हैं तो उसका क्या, उसको आइसोलेशन में आप लोग डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। चूँकि सही बात है कि जब उनको ऑक्सीजन सेचुरेशन घटने लगेगा, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ने लगेगी, तो जितना भी आप ऑक्सीजन प्लांट बना लिए हैं, लेकिन उस रेशियो में जब केसेज आने लगेंगे, ये कह देना कि ठीक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही ये प्रभावित कर रहा है, हमारे लंग्स को या पल्मोनरी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका की क्या गारंटी है कि सब कुछ ओमिक्रॉन ही है। दिल्ली में भी हुआ तो 81% ओमिक्रॉन है, तो बाकी डेल्टा भी आए हैं। तो डेल्टा का ये है वेरिएंट है कि ओमिक्रॉन का है। उससे पहले सरकार को सख्त होकर के एक डिसिप्लिनरी एक्शन में जाना होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं बरतेंगे, तो आप पर कहीं ना कहीं से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कोरोना हो गया है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कोरोना हुआ है। ललन सिंह घर में खुद को आइसोलेट उन्होंने किया है और खुद उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हुआ कोरोना। ललन सिंह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उन्हें कोरोना हुआ है और आइसोलेट खुद को किया है उन्होंने घर में। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। ललन सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है, ललन सिंह को कोरोना हुआ और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया अपने घर में और ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगातार अपडेट आ रहे हैं। तो बराबर हम ये कह रहे हैं कि नेता हो, कितने बड़े भी कद के पॉलिटिशियन हो, फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, फर्क नहीं पड़ता। कोरोना की नजर में सब बराबर है। आप ढील देंगे खुद को तो वो छोड़ेगा नहीं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।